हेलो बच्चे लोग, होपफुली आप लोग सब बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए काइनेमेटिक्स का चैप्टर। ठीक है, ये होगा आपका क्लास 11th में चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। देखते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या है, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस किन किन पॉइंट्स पे करेंगे। पहले उसको ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर उसमें से एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसको डिटेल में देखते जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा हमारे सामने, वो आएगा डिस्टेंस का। नेक्स्ट चीज देखनी पड़ेगी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट। फिर देखेंगे स्पीड। स्पीड जब देखेंगे तो स्पीड भी दो टाइप्स की, स्पीड के भी दो डिविजन्स होंगे। एक हम देखेंगे एवरेज स्पीड और दूसरी देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट ऐसे ही अपने को मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो टाइप का, कौन से होंगे वो दो टाइप? एक होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी और एक होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हम देखेंगे आपका यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशंस पढ़ लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव मोशन। फिर चलेंगे एक्सेलरेशन पे। इसके भी एक्सेलरेशन के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और लास्ट में हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर, बहुत लंबी सीरीज होने वाली है ये, क्योंकि क्या है ना, 11th का बेसिक फाउंडेशन यहीं से ले होगा। मतलब इसके आने वाले चैप्टर्स जैसे मोशन इन प्लेन हो या एनएलएम हो या वर्क पावर एनर्जी हो या फिर रोटेशनल हो, सर्कुलर मोशन हो, सारी चीज़ों का जो बेसिक्स होगा वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर्स लंबे होंगे। लेक्चर्स लंबे क्यों होंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई चीज़ों की, अगर हमारा फील अच्छा रहा इन टॉपिक्स को लेकर के, तो जो आने वाले लेक्चर्स होंगे ना, जो सब्सिक्वेंट लेक्चर होंगे इसके बाद, वो आपके लिए क्या होते जाएंगे? इजी होते जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ के जो लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर पे अगर आप बहुत अच्छे से फोकस करोगे ना, तो आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि हम दोनों लोग कनेक्ट होकर के आगे बढ़ पाए। कनेक्शन एक अच्छा होना चाहिए, फीलिंग स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, तो चीजें अच्छे से। हाँ, तो देखिए ये टॉपिक्स हो गए आपके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स से। पहले बेसिक्स को डील करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाएंगे हर एक टॉपिक के लिए। फिर उसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पहले आपके स्कूल के लेवल के न्यूमेरिकल्स को रखेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल उठाते हुए उसको नीट तक लेकर के जाएंगे। फिर सब्सिक्वेंटली हम पहुंचेंगे जेई मेंस पे, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियसली जेई एडवांस में आए हुए हैं। अब इतना टाइम नहीं मिल रहेगा शायद मेरे पास यहाँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बाद कि मैं जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस करा सकूँ आपको, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं उनके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से डील कर दूं कि आपकी जो फीलिंग हो इस टॉपिक के लिए वो क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। एक बार आपकी फीलिंग इस टॉपिक के लिए अच्छी हो जाएगी ना, तो आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वर्ड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वर्ड से ही आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ऑब्जेक्ट इन मोशन के बारे में। तो जब मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मोशन का। तो मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वो चीज
पे चलते हैं जो मोशन से पहले से होगी, वो क्या होगी आपकी रेस्ट। कैसे कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? रेस्ट पे है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। सपोज करो कि ये टेबल है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है या एक बुक रखी हुई है मान लो, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू t1 पे मैंने देखा ये बुक यहाँ पे रखी हुई है, फिर थोड़ा टाइम बीता, मैं आया टाइम t इक्वल्स टू t2 पे, टाइम t इक्वल्स टू t2 पे, तब फिर मैंने देखा कि ये बुक वहीं ही रखी हुई है। फिर टाइम आया t इक्वल्स टू t3 पे, यहाँ भी मैंने देखा तो बुक यहीं पे रखी हुई है। तो आप देखेंगे कि टाइम कहाँ से कहाँ पास हुआ, t1 से t2 चला गया, t2 से t3 चला गया, लेकिन जो पोजीशन ऑफ बुक था वो क्या रहा, जो पोजीशन था वो क्या हुआ, पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। जब किसी चीज का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता या विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता, तो वैसी चीजों को हम क्या बोलते हैं कि वो चीज कहाँ पे रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेस्ट है, अगर ये रेस्ट होता है तो फिर सोचो मोशन क्या होता होगा, तो मोशन क्या होता होगा, सही सोच रहे हो आप लोग कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहे, मोशन को हम क्या कह सकते हैं, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज with respect to time, then the object will be in motion. क्या हो जाएगा, if the position of the object changes with respect to time, then the object will be in motion or will be said to be in motion. कहने का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझ रहे हो? देखो सेम चीज है कि मान लीजिए मैंने एक पेन देनी है क्लासरूम में बैठे हुए लास्ट बच्चे को, ठीक है। मैं क्लासरूम में मेरे इतनी भीड़ है कि मैं खुद से चल के लास्ट बेंच तक नहीं जा सकता, तो क्या तरीका बचता है कि मैं अपनी पेन जो है लास्ट वाले बच्चे को दे दूं। मैंने क्या कि मैंने अपनी पेन उठाई और फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे को दे दी और उससे कहा कि इस पेन को लास्ट बेंच तक के पास करो। उसने क्या किया, पेन को उठाया अपने पीछे वाले को दे दिया, उसके पीछे वाले ने पेन को उठाया अपने पीछे वाले को दे दिया, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक ये पेन कहां पहुंच गई, लास्ट बेंच पे पहुंच गई। तो अगर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मैं उसको टाइम t इक्वल्स टू t1 मान लूं, तो टाइम t इक्वल्स टू t1 पे ये पेन किसके पास थी, मेरे पास। टाइम t इक्वल्स टू t2 पे ये पेन किसके पास थी, मेरे सामने बैठे हुए बच्चे के पास। टाइम t इक्वल्स टू t3 पे ये पेन किसके पास गई, उसके पीछे वाले के पास। फिर t4 पे उसके पीछे के वाले के पास। ऐसे ही टाइम इंटरवल बढ़ता रहा और ये पेन की पोजीशन बढ़ती रही फर्स्ट से के लास्ट की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली ये पेन मेरे पास थी एट टाइम t इक्वल्स टू t1, और किसी टाइम सपोज करते हैं टाइम t इक्वल्स टू t8 पे ये पेन कहां पहुंच गई, लास्ट वाले बच्चे के पास। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इस पेन की पोजीशन क्या होती रही, चेंज होती रही। जब टाइम के रेस्पेक्ट में किसी चीज की पोजीशन चेंज होती रहे तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। समझ गए बात को, कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में किसी चीज की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो हम उसको क्या कह देंगे, वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब मोशन, अब आप अगर ये समझ गए कि मोशन क्या होता है तो नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मोशन कितने टाइप से हो सकते हैं। मोशन कितने टाइप से हो सकते हैं, तो देखो बेसिकली अगर कुछ टाइप के मोशंस लिए जाएं तो एक हो सकता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये कैसा हो सकता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन या फिर
और ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा हो सकता है? ट्रांसलेटरी मोशन। या तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा या तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा आगे जब ये क्लास चलेगी तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट समझाऊंगा उस समय फिर मैं याद से आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है रेक्टिलिनियर मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन के बीच। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको कैसा बोल देते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है या तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है। दूसरा चीज क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्कुलेटरी मोशन कर सकते हैं, या सर्कुलेटरी मोशन कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, रोटेटरी मोशन कर सकते हैं। रोटेटरी मोशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसमें मूव कर रहा हो, सर्कल में। जब कोई ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा हो, सर्कल में, तो ऐसे चीजों को हम क्या कह देंगे कि ये मोशन कैसा है, सर्कुलेटरी है या तो रोटेटरी मोशन है। फिर ये दो वर्ड क्यों यूज हुए, इसका मतलब मैं आपको जब पॉइंट टू ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तब क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने दो दो वर्ड्स क्यों यूज किए थे। और एक जो तीसरे टाइप का मोशन होगा, और एक जो तीसरे टाइप का मोशन होगा वो होगा आपका वाइब्रेटरी मोशन। क्या हो जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, आपने पेंडुलम देख रखा होगा, वो होता है ना सिंपल पेंडुलम, या फिर कुछ लोगों के घर में वो वाली घड़ी होती है ना जो हर घंटे बजती है, जब एक आवर कंप्लीट होता है तो बजना चालू करती है वो घड़ी, ऐसे मूव करती है पेंडुलम की तरह। तो देखो पेंडुलम का जो पोजीशन होता है बेसिकली वो कैसा होता है, ऐसा। उसको अगर आप मूव करोगे तो कैसा मूव होगा, एक बार इधर जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा। जिस पोजीशन पे वो इनिशियली रहता है और सारे बार मूव करने के बाद जहां आके वो रुकता है, इस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पेंडुलम इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो इसको क्या बोला जाता है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या हो जाएगा? टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन। ऐसे मोशंस क्या होते हैं? वाइब्रेटरी मोशंस कहलाते हैं। और एग्जांपल चाहिए आपको तो आप गिटार देखे हो, गिटार की अगर एक स्ट्रिंग को हम ऐसे मूव कर दें तो वो कैसे मूव करती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगती है। क्या होने लगती है? वाइब्रेट। किसी भी अगर टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को एक बार मैं ऐसे हिट करूं तो उसमें बहुत सारे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऐसे से ऊपर नीचे मूव करने लगेगी, या टू एंड फ्रो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ऐसे मोशंस को क्या कहा जाता है? वाइब्रेटरी मोशंस। समझ गए आप बात को? ठीक। देखिए अब इसमें हम डिटेल में जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हम अपने आप को कहां तक कन्फाइंड रखेंगे, हम कन्फाइंड रखेंगे खुद को इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक। कहां पे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर भी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि और कैसे हो सकता है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए मोशन जो होता है वो किसमें किसमें पॉसिबल चीजें हैं, कौन कौन से सिनेरियो पॉसिबल है मोशन के? या तो मोशन 1D में हो रहा हो, या तो 2D में हो रहा हो, या तो 3D में हो रहा हो। ठीक है। मोशन 1D में कब होता है? देखो एकदम सिंपल सा अगर डेफिनेशन बोले 1D का, तो अगर ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स is required to specify the position of an object, then it is said to be moving in one dimension। ठीक है। क्या होगा मैं भी समझाता हूं, लिख लेने दो मेरे को, फिर मैं समझाऊंगा भी इन चीजों को क्या होगा। 2D क्या होगा? when only 2 out of 3 coordinates is required to specify the position of an object। वैसे ही 3D क्या होगा? when
all the three coordinates are required to specify the position of an object. ठीक है, पॉज करके चाहे तो आप तीनों डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक एक करके हम ये तीनों डेफिनेशंस को लेंगे और इनके बारे में समझेंगे। हम देख रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे 2D क्या हो जाएगा, जब कितने कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा आपको, तीन में से दो कोऑर्डिनेट अगर यूज हो तो वो चीज किसमें चली जाएगी, 2D में। अगर तीन में से एक कोऑर्डिनेट यूज करके ही हम पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हैं तो वो कहाँ रहेगा, 1D में। अगर दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ा तो किसमें चला जाएगा, 2D में। और अगर तीन के तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़े, अगर तीन के तीनों कोऑर्डिनेट यूज करने पड़े तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा किसके अंदर डिफाइन होगा, मोशन इन 3 डायमेंशन में। थोड़ा सा समझते हैं कि मोशन 1 डायमेंशन क्या होता होगा। सपोज करो कि एक पार्टिकल है, देखो यहां ड्रॉ करता हूं, कार्टेशियन सिस्टम का हेल्प ले रहा हूं मैं। सपोज करो एक पार्टिकल है, वो यहां पे है, वो यहां रखा हुआ है और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है। तो देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में या ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है क्या, नहीं। इसका मोशन हर समय किधर है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ऑन द ओरिजिन। तो अगर कोई चीज ऑन द एक्स एक्सिस चल रही है, ऑन द एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, पहले ये कहां पे थी, x इक्वल्स टू 0 पे, कुछ देर बाद ये कहां पे आ जाएगी, x इक्वल्स टू x1 पे, फिर कहां पे आ जाएगी x2 पे, फिर कहां पे आ जाएगी x3 पे, फिर कहां पे आ जाएगी x4 पे। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट हर समय कांस्टेंट है, कितना, 0, क्योंकि y एक्सिस पे इसने मूवमेंट किया ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ इसी x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है। तो पहले x1 था पोजीशन, फिर x2 हुआ, फिर x3 हुआ, फिर x4 हुआ। वैसे ही अगर ये x y कोऑर्डिनेट पे मूव करती तो क्या होता, पहले y1 होता, फिर y2 पे गई, फिर y3 पे गई, फिर y4 पे गई, y4 पे गई, फिर y5 पे गई। उस केस में इसका जो x कोऑर्डिनेट होता, अगर ये इस तरीके से मूव कर रही होती तब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता, 0। अब जब ये इस तरीके से मूव कर रही है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0। मतलब हमको इन मोशंस को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। अगर वो अलोंग द x एक्सिस जा रहा है तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट को यूज कर रहे हैं, अलोंग द y एक्सिस जा रहा है तो हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के मोशन जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज हो जाए तो सीधा सीधा बोल देंगे कि मोशन किस में हो रहा है, 1D में हो रहा है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आज जब वो सर्कुलर मोशन करेगा, देखो ध्यान से समझो, मैं इसी वाले फिगर में आप लोगों को समझाता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कभी यहां पे था, बेटा अगर यहां पे था तो इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो इसका y कोऑर्डिनेट भी होगा और x कोऑर्डिनेट भी होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे आ जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी। मान लो सपोज करो ये कितना है, कुछ नाम दे देते हैं इसको x डैश y डैश, ये इसको दे दो x डबल डैश y डबल डैश, इसका नाम दे दो x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश। तो देखो इस तरीके के मोशन में अगर पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, अगर इस पर्टिकुलर मोशन में, अगर इस पर्टिकुलर टाइप की मोशन में पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो कितने कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ रहा है, दो कोऑर्डिनेट्स का। देखो इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा, इस पोजीशन पे भी x भी होगा, y भी होगा, x भी होगा और y भी होगा। तो ऐसे तरीके के मोशंस जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो जाए तो वो कैसे मोशन हो जाएंगे, मोशन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, कोई चीज अगर प्लेन पे मूव कर रही है, प्लेन में मूव कर रही है तो वो कैसी हो जाएगी, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, लाइन में मूव कर रही है तो कैसी हो जाएगी, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब रही बात मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है।
अगर कोई चीज स्पेस में मूव कर रही है, अगर कोई चीज स्पेस में मूव कर रही है तो उसके लिए तो अब तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन इन 3 डायमेंशन। थोड़ा सा और समझते हैं। एक आदमी है सीधे एक रोड के ऊपर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो क्या वो सीधा चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे, या तो आगे चल रहा होगा या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन सिर्फ ऐसे ही चेंज हो रहा है बच्चे। अगर ऐसे ही चेंज हो रहा है तो सिर्फ यही एक्सिस चाहिए आपको इसका पोजीशन बताने के लिए। या तो इस एक्सिस पे कभी इनिशियल पे होगा, या तो यहाँ जाके किसी पॉइंट पे होगा, या तो शुरू में यहाँ होगा और बाद में यहाँ आ गया होगा। तो इस मूवमेंट को बताने के लिए कितनी एक्सिस लगेंगी, सिर्फ एक एक्सिस लगेगी। एक एग्जांपल और लीजिए, आप सभी ने कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम खेला है, तो कैरम बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स रखे होते हैं, वो पॉइंट्स कैसे जब मूव करते हैं, जब कैरम बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स मूव करते हैं तो उनका पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमको कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। देखिए एक बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा ये कैरम का बोर्ड है, कुछ इसी टाइप का होता है। यहाँ पे आपके ये 4 होल्स हो गए, ये एक मार्क होता है, यहाँ पे एक मार्क होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका कॉइन होता है उसका पोजीशन कैसा होता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। देखिए अगर उसका पोजीशन यहाँ पर है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को रेफरेंस लेते हुए एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये क्या डिनोट करता है, वाई एक्सिस, और ये क्या डिनोट करता है आपका एक्स एक्सिस। तो देखिए क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं। ये किसी पॉइंट x पे है और करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट y पे है। वैसे ही ये भी करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे किसी x पॉइंट पे है और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका एक y कोऑर्डिनेट भी है। वैसे ही यहाँ पर देखिए इसका भी एक y कोऑर्डिनेट है और करस्पॉन्डिंग है, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, देखो x कोऑर्डिनेट भी है। तो इस कैरम बोर्ड पे कहीं भी इस कॉइन का पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, मोशन इन 2D। वहीं पे आप एक एग्जांपल समझो कि एक पतंग, काइट जो है वो फ्लाई कर रही है। तो देखो जब काइट फ्लाई करती है तो कैसे मूव करती है, वो आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, ठीक है, आगे और पीछे तो कर सकती है, साइडवेज भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है और साइडवेज भी मूव कर सकती है, प्लस ऊपर नीचे भी तो हो सकती है ना, आगे पीछे हो सकती है, राइट लेफ्ट हो सकती है। आगे पीछे हुई मतलब एक कोऑर्डिनेट यूज हुआ, आगे पीछे होने के साथ साथ राइट लेफ्ट भी हो गई तो कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होने लगे, 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गए। अब तो ये ऊपर नीचे भी कर रही है ना, तो अब कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गए, 3 कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो गए। कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गए अब आपके, 3 कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो गए। समझ में आया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशंस का। अब देखिए मोशन को और किस हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं, मोशन को और किस हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो आप। एक हो सकता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, क्या, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सेकेंड टाइप हो सकता है आपका मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और लास्ट देखिए मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक एक करके हम ये तीनों टॉपिक को डील करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन से, नेक्स्ट लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन विद, या फिर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और लास्ट में क्या पढ़ लेंगे हम, मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये टर्म्स आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी के लिए क्या क्या फ्लो कैसा चल रहा है चैप्टर का, बस वो देखिए। अब पकड़ा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट करके हम आएंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और लास्टली हम देख लेंगे मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले लेते हैं मोशन, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म वाला। मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन बच्चे वो चीज होती है जब कोई पार्टिकल
जब कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जब कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मान लो कि ये कोई पॉइंट है x1, यहां पे कोई पॉइंट ले लो x2, यहां पे कोई पॉइंट ले लो x3 और ये पॉइंट को ले लो आप x4। यहां पे टाइम ले लो आप t1, यहां पे ले लो t2, यहां पे ले लो t3 और यहां पे ले लो t4। मान लो t1 इक्वल्स टू 2 है, t2 इक्वल्स टू 4 है, t3 इक्वल्स टू 6 है और t4 इक्वल्स टू 8 है। ये सारे टाइम किस में है? सेकेंड्स में। मान लो x1 इक्वल्स टू 2 मीटर है, x2 इक्वल्स टू 4 मीटर है, x3 इक्वल्स टू 6 मीटर है और x4 इक्वल्स टू 8 मीटर है। ठीक है, अब यहां से एक पिद्दी बच्ची चलना चालू करती है, एकदम छोटी सी पिद्दी सी बच्ची चलना चालू करती है और वो यहां से यहां तक ट्रेवल करती है। अब जब वो यहां से यहां तक ट्रेवल करी तो कहां से गई? x1 से कहां पे ट्रेवल की बेटे? x2 पे ट्रेवल कर ली। तो ये पिद्दी बच्ची ने x1 से x2 जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? इनिशियली देखो वो 2 मीटर मार्क पे थी, अब कहां पे? 4 मीटर मार्क में। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का। जब स्टार्ट किया था तो टाइम कितना हो रहा था? 2 सेकेंड्स। और जब एंड किया या x1 से x2 पहुंची तब कितना हो गया? 4 सेकेंड्स। तो इसको टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड का। देखो फिर ये पिद्दी कहां पहुंच गई? अब यहां पे पहुंच गई। जब ये पिद्दी यहां पहुंच गई तो यहां पे इसको चैन नहीं है। अब ये यहां से चलते हुए x2 से अब x3 तक चली गई। जब ये x2 से x3 गई बच्चे, तो देखो x2 से x3 के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x2 4 मीटर है और x3 6 मीटर है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 मीटर्स का। देखो t2 और t3 के बीच में कितना गैप है? अगर ध्यान से देखोगे तो एक 4 सेकंड पे और एक 6 सेकंड पे, मतलब यहाँ टाइम कितना लगा? 2 सेकंड्स का। फिर ये पिद्दी बच्ची जो है ये यहां से चल के यहां तक आई और इसके बाद यहां से ढुलक ढुलक के ये पहुंच गई कहां पे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। देखो अब जब ये यहां से यहां तक गई, मतलब कहां से? x3 से x4 पे गई। ध्यान से देखोगे तो x3 से x4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। और t3 से t4 के बीच में टाइम गैप कितना है? 2 सेकेंड्स। अब आप देखो, नोटिस करने वाली बात क्या है? इसने पहले 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का। फिर उसके बाद वाले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर का। अगर आगे मैं फिगर बनाता तो फिर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती? 2 मीटर का। तो देख, बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers equal distance in equal interval of time, then it is called as uniform motion. जब हम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस बार बार कवर करें तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोल देते हैं? हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है? हाँ, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसी एग्जांपल में कुछ ट्वीक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, या फिर एक नया फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये था यूनिफॉर्म मोशन का फिगर, नीचे ड्रॉ कर देता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। मान लीजिए ये कोई x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ये x3 पोजीशन है और ये x4 पोजीशन।
ये पोजीशन टाइम t1 पे होगी, ये t2 पे होगी, ये t3 पे होगी और ये t4 पे होगी। देखिए मान लेते हैं x1 जो है वो 2 मीटर मार्क पे है, x2 जो है वो 4 मीटर मार्क पे है, x3 जो है वो 7 मीटर मार्क पे है और x4 जो है वो 8 मीटर मार्क पे है। t1 जो है वो 2 सेकेंड्स पे है, t2 जो है वो 4 सेकेंड्स पे है, t3 जो है वो 6 सेकेंड्स पे है और t4 जो है वो 8 सेकेंड्स पे है। ठीक है, अब ये ऊपर वाली जो पिद्दी सी बच्ची है, पिद्दू जी जो है, वो आ गई उछल के नीचे, यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ आने के बाद देखो ये पिद्दी क्या करती है, ये पिद्दी यहाँ से चलना चालू की और कहाँ पहुंच गई, यहाँ, यहाँ से चल के ये यहाँ तक आ गई बच्ची, यहाँ आई। तो देखो x1 से x2 तक आने में इस पिद्दी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर का, और टाइम कितना लिया, देखोगे ध्यान से तो टाइम कितना लिया, 2 से 4, तो मतलब कितना लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। फिर ये तो बदमाश है, रुकेगी नहीं, फिर ये आगे गई दौड़ते 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 और यहाँ पहुंच गई। जब ये यहाँ पहुंच गई, जब ये यहाँ पहुंच गई तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 4 मीटर से 7 मीटर, मतलब कितना ट्रेवल किया, 3 मीटर। और अब इसको टाइम कितना लगा, देखिए 4 से लेकर के 6, तो अभी भी इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड का। अब ये 7 मीटर से फिर यहाँ नहीं रुकी, फिर चलना चालू कर दी, ये ढुलकते ढुलकते कहाँ पर आ गई, पहुंच गई यहाँ पर, और यहाँ पहुंच के खुश हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो अब ये 7 मीटर मार्क से चली और 8 मीटर मार्क तक आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने, 1 मीटर का, और कितना टाइम लिया इसको ट्रेवल करने के लिए, तो अब देखिए 6 to 8 मतलब कितना लिया, 2 सेकेंड्स। अगर आप लोग ध्यान से इस फिगर को देख पाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पहले 2 मीटर ट्रेवल करने में इसको कितना लगा, 2 सेकेंड्स, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में इसने कितना ट्रेवल किया, 3 मीटर, और लास्ट के 2 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। इसीलिए ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कैसी थी, सेम थी, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप देखिए टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड्स का ही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, पहले 2 थी, फिर कितनी है, 3 है, और फिर कितनी है, 1 है, फिर है ना 1। तो देखो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कैसा हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, मतलब पहले वाला डिस्टेंस, पहले के 2 मीटर 2 सेकंड में, बाद के 2 मीटर 6 सेकंड में, और लास्ट के 2 मीटर आधा सेकंड में। मतलब फिर क्या हुआ कि डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया, लेकिन टाइम कैसा ले लिया, डिफरेंट ले लिया, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करें तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब टॉपिक उठ ही गया है तो इससे हम और क्या क्या चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर से और क्या क्या निचोड़ के निकाला जा सकता है। देखिए जब बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन में मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल, ध्यान से सुनिए, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। इसका मतलब आप सोच के देखो, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी कभी, क्या इसकी स्पीड बढ़ या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। अगर किसी की स्पीड बढ़ने लगे, अगर किसी की स्पीड बढ़ने लगे तो क्या वो डिस्टेंस जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा। अगर 2-2 मीटर के स्लॉट्स हैं और आपने पहला स्लॉट 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया, दूसरा स्लॉट 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया, तीसरा स्लॉट 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया, तो क्या आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एकदम बेसिक एग्जांपल पे चलते हैं, आप अपने स्कूल से घर पैदल जाते हो तो आपको लगता है 1 घंटा, आप साइकिल से जाते हो तो आपको लगते हैं आधे घंटे। क्यों, क्योंकि साइकिल की स्पीड पैदल की स्पीड से क्या थी, ज्यादा थी। अब अगर आप बाइक से जाते हो तो आपको लगते हैं 15 मिनट, क्योंकि बाइक की स्पीड साइकिल की स्पीड से क्या थी, ज्यादा थी।
अब आप कार से जाते हो तो आपको लगते हैं 10 मिनट, क्योंकि कार की स्पीड बाइक की स्पीड से क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि हर केसेस में आपको सेम टाइम लेना है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी स्पीड हर केसेस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है तो वेलोसिटी कैसी होती होगी, सोचो, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी कैसी हो रही होगी। क्या वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बिल्कुल नहीं। क्या वेलोसिटी कम हो रही होगी, बिल्कुल नहीं। तो वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट। कैसी वेलोसिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा होगा, सोचो। वेलोसिटी क्या होती है सर, बेटा वेलोसिटी क्या होती है अभी वो भी सीख जाएंगे। अभी जो निकल सकता है ना इससे निकाल लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करके रखते जाओ। जब आप वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तब शायद मैं ये एग्जांपल वहां पे नहीं लूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, इसलिए अभी इसको जानना जरूरी है, ठीक है। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, आप सेम टाइम इंटरवल में या तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहे हो। 2 मिनट में आप 4 किलोमीटर चलते हो, तो आपकी कुछ स्पीड होगी, तभी तो आप 2 मिनट में 4 किलोमीटर चल रहे हो। फिर अगले 2 मिनट में आप 1 किलोमीटर चलते हो, इसका मतलब आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। फिर उसी 2 मिनट में आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो अब आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। मतलब वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल होती है। कैसी होती है, वेरिएबल होती है। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। शायद होपफुली मैं आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियरली दे पाया हूँ, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही फोटो बना के, आपको लग रहा होगा बचकानी चीजें, लेकिन ऐसे ही बना के रखिए। यही जो स्टोरी वेब की जाती है ना किसी टॉपिक के अक्रॉस, यही आपका फीलिंग स्ट्रॉन्ग करती है सब्जेक्ट के लिए। आप बेशक फॉर्मूले भूल सकते हैं, लेकिन आपको ये कहानियां याद होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानियां याद होंगी ना तो आप वो फॉर्मूला कभी भी 2 मिनट में डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मोशन तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मोशन पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स बार बार यूज होते रहेंगे, उन टर्म्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपको जानना, वो जानना होगा डिस्टेंस। क्या चीज, डिस्टेंस। क्लास 9 से आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर भी एक बार बेसिक डिस्कशन करना तो बनता है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक जिद्दी बच्ची उठी और पॉइंट ए से पॉइंट बी बोली मैं तो ऐसे जाऊंगी, सीधा सीधा नहीं जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी। क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का सिर्फ यही तरीका था? नहीं। पॉइंट ए से पॉइंट बी सबसे छोटे तरीके से कैसे जाया जा सकता था, ऐसे। कैसे जाया जा सकता था, ऐसे, ठीक है। लेकिन वो जिद्दी बच्ची कहां से गई, वो जिद्दी बच्ची की फोटो बनाऊंगा फिर से मैं। ये कहां से गई, ये यहां से ऊपर से उछल के गई और फिर यहां आ गई। या फिर अब इसको डांट पड़ा तो इस बार ये नीचे से चली गई और बड़ा कर्व बना के गई, ठीक है। तो देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इस बच्ची ने जितना लेंथ ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया, जितना लेंथ ट्रेवल किया, या इस पाथ को फॉलो करते हुए जितना लेंथ ट्रेवल किया, इस लेंथ को क्या कहते हैं, इसी लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इसी लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सपोज करिए कि ये बच्ची और भी तरीके से जा सकती थी, यहां आई, यहां अपनी एक सहेली के यहां रुकी, अपनी एक फ्रेंड के यहां रुकी, ये रही उसकी फ्रेंड, ठीक है, अपनी एक फ्रेंड के यहां रुकी, उससे बात किया और फिर इसके बाद ये कहां पे गई, पॉइंट बी पे गई। तो अब उसने कितना लेंथ कवर किया, तो उसने एक लेंथ कवर किया यहां से लेकर के यहां तक का, फिर यहां से लेकर के यहां तक का। तो ये दोनों लेंथ का सम, यहां से यहां तक की लेंथ और फिर यहां से यहां तक की लेंथ, ये दोनों लेंथ का सम, ये दोनों लेंथ का सम
मिला के क्या बन जाएगा आपका डिस्टेंस। क्या बन जाएगा डिस्टेंस। जो आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, जितना भी पाथ ट्रेवल किया उसका लेंथ निकाल लीजिए, वो क्या दे देगा आपको डिस्टेंस दे देगा। ठीक है। लेकिन ये जो बच्ची है इसकी एक बहन भी है, वो बड़ी समझदार है, उसको इतना घूमना पसंद नहीं, तो वो क्या करती है, देखो वैसे ही बच्ची ये भी अच्छी है, लेकिन वो दूसरी बच्ची जो है वो क्या करती है, वो देखो आप लोग, वो ए से बी जाने के लिए ये रेड कलर से जो मार्क पाथ है ना, ये वाला यूज करती है। ठीक है। और यही पाथ जो है ए से बी के बीच का, यही पाथ जो है ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ भी है। कैसा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ भी है, शॉर्टेस्ट पाथ भी है। तो जब आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। जब आप कोई भी रैंडम पाथ ट्रेवल करते हैं, जब आप कोई भी रैंडम पाथ ट्रेवल करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। तो याद रखो, जब आप रैंडम पाथ ट्रेवल करते हो दो पॉइंट के बीच का, तो क्या होता है, डिस्टेंस। जब आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हो दो पॉइंट के बीच की, तो क्या बन जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन जाती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा। और कुछ कॉन्सेप्ट, होपफुली अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि स्पीड क्या होता है, फिर एवरेज स्पीड देखेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कल के लेक्चर्स में मैं इतने टॉपिक को कवर करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली मेरे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको देखते रहिएगा, गैप मत करिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूटेगा। डेली देखते रहिए और सीखते रहिए इनसे। ठीक है, थैंक यू।